नमस्कार। आज की हम वीडियो में बात करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल्डर्स। मतलब बिल्डर्स यानी कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं आपके लिए फ्लैट्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना रहे हैं। आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि बिल्डर्स 20% प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। कहीं कहीं जगह 50 या 80% ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और बिल्डर्स ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, या किसी ने उनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी केस फाइल किया है एनसीएलटी में और वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। वो इंसॉल्वेंट हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी बिल्डर की कंपनी है वो सस्पेंड हो गई। आरबी आया, सॉल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि एनसीएलटी अपॉइंट करता है। अब बिल्डर जब सस्पेंड हो जाते हैं, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो उनकी जगह पे कंपनी की देख रेख आरपी के हाथ में होती है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जो होम बायर्स हैं या अलॉटीज़ हैं या जिन्होंने फ्लैट ख़रीदा है, अपने लिए घर ख़रीदा है, अब वो कहाँ जाएँ? अब उनका फ्लैट्स का क्या होगा? उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो पोजीशन भी ले चुके हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो अभी पोजीशन नहीं मिला है। कईयों ने हाफ पेमेंट कर दिया है, कईयों ने पूरी पेमेंट कर दी है। तो इस केस में क्या होगा और होम बायर्स को, यानी कि जो अलॉटीज़ या होम बायर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस छोटी सी वीडियो में मैं बस उसी के बारे में बात करूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब बिल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कई लोगों ने फ्लैट भी बुक किए होंगे, आपने भी कहीं फ्लैट बुक किए होंगे, और वहाँ अगर बिल्डर या डेवलपर इंसॉल्वेंट हो गया है तो घबराने की बात नहीं है। जिस दिन आपको जो इंसॉल्वेंसी होती है, जब इंसॉल्वेंट होता है तो जो आरपी है वो पेपर में नोटिस भी निकालता है, पब्लिकेशन करता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस डेवलपर या उसकी कोई भी कंपनी की जो बिल्डिंग या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर भी नोटिस जाता है। और जब फ्लैट बायर्स हैं या ओनर्स हैं, आपको तो पता चल ही जाता है कि भाई अब जो बिल्डर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इंसॉल्वेंसी के 90 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, इंसॉल्वेंसी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, एडमिट कर ली और इंसॉल्वेंसी की ऑर्डर पास कर दिया है, उस दिन से 90 दिन के अंदर आपको क्लेम फॉर्म भरना होता है। अब बहुत से लोग पूछेंगे क्लेम फॉर्म कैसे? जब इंसॉल्वेंसी होती है तो प्रोसीजर ये है कि एनसीएलटी पहले आईआरपी यानी कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक अपॉइंट करती है, जो क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बनाता है, और जो इतने भी क्रेडिटर्स हैं वो उनके क्लेम्स लेता है। उनके पास क्लेम्स फाइल किए जाते हैं, वो उन क्लेम्स को वेरीफाई करता है। वेरीफाई के बाद वो उन क्लेम्स को एडमिट या रिजेक्ट करता है। ये पहली स्टेज है। इसमें कई होम बायर्स, जो जैसे आप भी होम बायर हो सकते हैं, फ्लैट ओनर हो सकते हैं, क्लेम फॉर्म नहीं फाइल करते। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो होम बायर्स और अलॉटीज़ हैं, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट जो डेवलपर या बिल्डर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आपको क्लेम फॉर्म फाइल करना है। और एज ए होम बायर, अगर आपने पैसा पूरा बिल्डर को दे दिया है या आधा भी दे दिया है, पोजीशन नहीं मिला है आपको, तो आप एक फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में आते हैं। सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड ये अभी भी डिबेटेबल है, क्योंकि जो होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर तो बना दिया गया है, लेकिन वो भी पूरी तरह सिक्योर्ड नहीं है। वो क्रेडिटर ऑफ ए क्लास में आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। आप क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी जो बनती है, जो आरपी बनाता है, जो कि पूरा रेजोल्यूशन प्लान बनाता है कि इंसॉल्वेंसी से बाहर उसको कैसे बचाना है, कैसे रिवाइव करना है कंपनी को, कैसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके आप कमेटी के मेंबर बनते हैं। आपको वोटिंग राइट भी मिलेगा। आपके जो क्लेम है उसके बेसिस पे ही परसेंटेज आपकी वोटिंग की बना दी जाती है। तो क्लेम फाइल करना बहुत ज़रूरी है एक होम बायर और अलॉटी को। क्लेम फॉर्म आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मेरे सामने मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपको आईआरपी भी प्रोवाइड करेगा, तो देखिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जब आप क्लेम फॉर्म फाइल करते हैं तो उसमें आपको अपने जो होम बायर्स और फ्लैट ओनर्स हैं, उनको अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वो क्लेम फॉर्म फाइल करना है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया है तो क्लेम जो आपका है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। आप क्लेम फॉर्म में आप क्या फाइल करेंगे? आप अपना बीबीए यानी कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पेमेंट रिसीप्ट्स, बैंक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट जो ये प्रूव करे कि आपने पेमेंट कंपनी को पे किया था, बिल्डर कंपनी को आपने जो है वो आपने पूरा पेमेंट की है, ये सारे आप देंगे। डिमांड लेटर्स, पोजीशन लेटर, अगर आपको पोजीशन मिला है तो उसका जो पोजीशन लेटर मिला होगा आपको, आप वो फाइल करें। प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आप वो फाइल करें। अपने आईडी प्रूफ, पैन कार्ड,
और अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो भी आपने जब फ्लैट के लिए आपने भरा था, अप्लाई किया था, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन बिल्डर के साथ हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास थे, ये सब आप अपने जो क्लेम फॉर्म है उसके साथ फाइल करेंगे। और क्लेम फॉर्म में आप मेंशन करेंगे कि आपका कितना अमाउंट है बीबीए के साथ। अगर जो बीबीए आपका एग्रीमेंट है उसके हिसाब से, अगर उसमें कुछ क्लॉज होता ही है कि अगर डिले हुआ है आपका प्रोजेक्ट, कितना वो परसेंट आपको इंटरेस्ट डैमेजेस पे करेगा, आप उतना इंटरेस्ट के साथ वो अपना जो भी मॉनेटरी क्लेम है वो फाइल कर सकते हैं। आप उसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि या तो आप पोजीशन के लिए क्लेम फाइल करें और कि मेरी रजिस्ट्री करा दी जाए। और जो बायर्स पोजीशन में है, पेमेंट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी क्लेम जो फॉर्म है वो फाइल करें। अक्सर बहुत बार मैंने ये देखा है, और बहुत होम बायर्स जो कि पोजीशन में होते हैं और पेमेंट पूरी कर चुके होते हैं, वो क्लेम फॉर्म फाइल नहीं करते। उनको लगता है कि अब जो भी इंसॉल्वेंसी के बाद होगा, हम तो ओनर तो हो ही गए, हम पोजीशन में आ गए हैं, हम ओनर हो गए हैं और हमारी तो रजिस्ट्री हो ही जाएगी। नहीं, जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होती, आप सिर्फ एक पोजेसरी राइट लेके उस फ्लैट में हैं। आप क्लेम फॉर्म फाइल करिए, चाहे आप उसमें ये क्लेम करिए कि जो मेरी रजिस्ट्री है वो एग्जीक्यूट की जाए। दूसरा, अगर आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट करता है आरपी, तो उसके अगेंस्ट आप एनसीएलटी में एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। या आपने अगर क्लेम फॉर्म 90 डेज़ के अंदर फाइल नहीं किया है और तब आरपी आपका क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो कि वो कर सकता है, वो उसकी पावर में है, क्योंकि उसको 90 डेज़ के अंदर ही क्लेम फॉर्म लेना होता है। अक्सर अमूमन कई बार आरपी आपका क्लेम फॉर्म ले भी लेता है और उसको एडमिट भी कर लेता है। लेकिन अगर ना करे तो आपको तब भी उस कंडीशन में एनसीएलटी में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। जब रिजेक्ट होता है आपका क्लेम फॉर्म, तब भी वो किसी भी कारणवश से वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उससे एग्रीड हैं कि नहीं ये गलत हुआ है मेरे साथ, क्योंकि आपने उसमें अपना पैसा लगाया उस फ्लैट में, तो क्लेम फॉर्म का रिजेक्ट होने का मतलब आपका क्लेम भी साइड कर दिया गया और आप उसमें एप्लीकेशन फ़ाइल करिए एनसीएलटी में। अब होम बायर्स कहते हैं कि हमने क्लेम फॉर्म फाइल कर दिया है। कई बार मेरे सामने ये भी सवाल आता है कि हमने तो क्लेम फाइल कर दिया है, किसी ने नहीं किया है। मैंने जैसे बताया कि नहीं किया तो आप ज़रूर करें 90 डेज़ के अंदर, और नहीं कर पाए हैं तो आप एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाएं और कंडीशन डिले के साथ एक डायरेक्शन मांगे आरपी को कि एनसीएलटी डायरेक्ट करे कि आपका क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट करे। एडमिट और रिजेक्ट वो फिर उसके बाद वेरीफाई करने के बाद, आरपी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, पूरी वेरिफिकेशन ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वो आपका क्लेम फॉर्म एडमिट करता है। अब जब क्लेम फॉर्म एडमिट हो जाता है तो जिन जिन होम बायर्स का क्लेम फॉर्म एडमिट होता है वो क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी के मेंबर बन जाते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कमेटी, जिसमें बैंक और बाकी जितने फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं जैसे कि होम बायर, उनकी कमेटी होती है जो बैठ के वोटिंग राइट्स जिनको मिलता है। जो कि अब आगे कोई प्रोसेस होता है, जैसे कि रिजोल्यूशन, कोई एप्लीकेंट आता है कोई रिजोल्यूशन प्लान लेके, तो वो रिजोल्यूशन प्लान आपके लिए अच्छा है या नहीं है, आप उससे सहमत हैं या नहीं है, उसके फेवर या अगेंस्ट में आप वोटिंग करते हैं। वोटिंग 66% से जो है मानी जाती है। मतलब अगर रिजोल्यूशन प्लान कोई रखा गया है और 66% की वोटिंग उसमें हुई है उसके फेवर में, तो वो अप्रूव हो जाता है। सीएससी फिर उसे एनसीएलटी में फ़ाइल कर देती है, फिर वो एनसीएलटी से उससे अप्रूवल मांगती है। अब एडमिट करना है या नहीं करना वो एनसीएलटी के हाथ में होता है। तो अगर आप अपना क्लेम फॉर्म भरते हैं और आज जैसे जैसे आपकी फ़्लैट्स की वैल्यू है उसके हिसाब से आपको वोटिंग परसेंटेज मिलता है। तो क्लेम फॉर्म फाइल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप क्रेडिटर कमेटी में बैठेंगे, ताकि कोई प्लान जो उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करने के लिए बनाया जा रहा है वो आपके फेवर में है, होम बायर्स के फेवर में, सोसाइटी के फेवर में है कि नहीं है, उसमें आप हिस्सा ले सकें और उसे देख सकें। देखिए, तीसरा ये है कि जब जो आरपी है, वैसे उसके पास पावर होती है, उसके पास सिर्फ उसका काम यही नहीं है कि वो एक रिजोल्यूशन प्लान के ऊपर काम करे। कोई एप्लीकेंट आएगा, रिजोल्यूशन प्लान लेके आएगा, वो उसको अप्रूव कराए, उसके क्रेडिटर कमेटी की मीटिंग में बिठाए, यही उसका काम नहीं है। वो बाकी जो कंपनी के काम है, जब तक कोई आगे इसका हल नहीं निकलता है, आरपी उस कंपनी को चला रहा होता है और वो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप पोजीशन में हैं, कई होम बायर्स और फ्लैट ओनर्स हैं जो पोजीशन में आ जाते हैं, एनओसी ले चुके हैं, पेमेंट पूरी कर चुके हैं बिल्डर से, बस किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, रजिस्ट्रेशन से पहले ही बिल्डर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो वो लोग आरपी से कह के अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। आरपी इसको रजिस्टर कर सकता है उसकी पावर में। अगर इसके बावजूद भी अगर आरपी आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने से मना करता है या टाल मटोल करता है, तो आप एनसीएलटी में भी एप्लीकेशन फाइल करके डायरेक्शन मांग सकते हैं कि आरपी को डायरेक्शन दी जाए कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रजिस्टर की जाए,
क्योंकि हम पोजीशन में आ चुके हैं, पेमेंट हमारी कंप्लीट है और कुछ भी हमारा अब बकाया नहीं है और आपको फ्लैट ही लेना है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और मेरी एडवाइस है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती और आप पोजीशन में हैं, पेमेंट भी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप ज़रूर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आरपी को बोलें। अगर वो आपकी नहीं मानता है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करें। देखिए, एनसीएलटी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड्स हैं, इसलिए कभी भी आप इसे अपने मतलब बिना किसी लीगल एडवाइस के या एडवोकेट की हेल्प के बिना इसे प्रोसीड ना करें। अगर आप फ्लैट बायर है, होम बायर हैं और बिल्डर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो आपको किसी भी अच्छे एक लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है। आप एडवोकेट से मिलें और उसके थ्रू ही अपना आप प्रोसीजर आगे इसमें करवाएं और डिले ना करें, क्योंकि अगर आपने क्लेम फॉर्म फाइल नहीं किया तो हो सकता है कि आपके हाथ से फ्लैट भी निकल जाए। इसलिए कभी भी इस काम में आप डिले ना करें और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ्लैट निकल गया है। अगर इंसॉल्वेंट हुआ है तो उसके मैंने बताया कि प्रोसीजर आपको क्लेम फॉर्म फाइल करना है, जितनी भी मीटिंग्स और वो हैं उसको अटेंड करना है। रिजोल्यूशन प्लान जब अगर कोई आता है तो उसको स्टडी करना है कि आपके फेवर में है या नहीं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना हो सके आप एक एसोसिएशन बनाइए, सारे होम बायर फ्लैट बायर मिलकर एक एसोसिएशन बना के इसको प्रोसीड करें, क्योंकि अगर आपकी लोगों की मेजॉरिटी रहेगी तो वो आप उसको अपने फेवर में वोटिंग करवा सकते हैं, कोई भी अगर प्लान आता है तो अगर उस सोसाइटी में AOA यानी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए जो फ्लैट जो सोसाइटी इंसॉल्वेंट हो गई है, बिल्डर या डेवलपर सोसाइटी से मेरा मतलब है, वहाँ के रेजिडेंट्स को एक ग्रुप बना लेना चाहिए एसोसिएशन, और उसके थ्रू उन्हें आगे प्रोसीड करना चाहिए। वो आप सब के लिए बेनिफिशियल रहता है। और अगर आरपी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है या आपको लगता है कि उसने जानबूझ के कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि आपके राइट्स को लिंगर ऑन करने के लिए या टालने के लिए कुछ ऐसा काम किया है, तो आप इंसॉल्वेंसी बोर्ड में भी उसकी आरपी की कंप्लेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपकी कुछ काम आएगी। अगर कोई क्वेरी या कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।